नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का चैनल पर स्वागत है। आज से हम आपके लिए मॉक टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और अभी हम कुछ दिन तक आपके लिए विषयवार सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट लेकर आएंगे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के मॉक टेस्ट से। और आज के मॉक टेस्ट में कुल 30 प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा 2-4 प्रश्न एक्स्ट्रा हम अपनी तरफ से भी पूछेंगे आपसे। और साथ में ये सभी जो लाइव सेशंस होंगे, ये आपका जो समय रहेगा वो ध्यान रखिएगा, रात्रि में 9:30 बजे। तो रात्रि में 9:30 बजे आप सभी लोग एक समय निकाल कर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज़रूर जुड़िए। और जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं आप उन्हें इस चैनल से ज़रूर जोड़ें। और साथ में इन मॉक टेस्ट के माध्यम से जो भी अभ्यर्थी अपनी तैयारी शुरू से करना चाहते हैं उनको भी एक बेहतर कंटेंट मिलेगा। साथ में जो अभ्यर्थी पहले से पढ़ाई करते आ रहे हैं आपको और बेहतर तैयारी आपकी हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको नई भी यहाँ पर जानने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। और यहाँ पर प्रश्नों के माध्यम से हम आपकी तैयारी को और भी अच्छा कर पाएंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री से हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। समय याद रखिएगा, रात में 9:30 बजे। और आज तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न होंगे मॉक टेस्ट में। प्रश्नों की संख्या हमने बता दिया 30 रहेगा। और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न हम अपनी तरफ से भी पूछेंगे। इसके अलावा कल जो आप लोगों का मॉक टेस्ट नंबर 2 आएगा उसके बारे में जानकारी दे दें। मॉक टेस्ट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो मॉक टेस्ट नंबर 2 में आपके जो सवाल रहेंगे वो पॉलिटी से रहेंगे। तो पॉलिटी के जितने भी अभ्यर्थी हैं, पीआरटी से लेकर 6 से 8, 9 से 10, 11, 12 जो भी अभ्यर्थी हैं, तो पॉलिटी से रिलेटेड यहाँ पर आपको सवाल देखने को मिलेंगे। और पॉलिटिक्स का जो टॉपिक रहेगा, जहाँ से जो सवाल रहेंगे आपके, तो वो रहेगा संवैधानिक पृष्ठभूमि। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, संवैधानिक पृष्ठभूमि से सवाल रहेंगे। संवैधानिक पृष्ठभूमि का मतलब है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वहाँ से लेकर स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक बीच में क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन और बीच में जितने भी महत्वपूर्ण कानून वगैरह आए हैं उनसे संबंधित प्रश्न आपको यहाँ पर पॉलिटी के जो मॉक टेस्ट नंबर जो 2 रहेगा उसमें आएगा। तो मॉक टेस्ट आज स्टार्ट होने जा रहा है। सभी लोग रेडी हो जाइए प्रश्नों के साथ में। और इन प्रश्नों के उत्तर आपको देते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस लाइव चैट में सभी को मौका मिलेगा अपने उत्तर देने का, लेकिन आप लोग प्रयास कीजिएगा कि लाइव चैट में पढ़ाई से इतर कोई भी बात आप लोग न कीजिए। बाकी आप लोग अपना जो सपोर्ट है पूरी तरीके से बना कर रखिए। लाइव जो भी देख रहे हैं या जो बाद में जो भी अभ्यर्थी देखेंगे, आप लोग एक बार इस सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और सेशन एंड होने के बाद कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा कि आपके जो आज जितने भी हमने प्रश्न पूछे हैं, 30 प्रश्न तो हैं ही, साथ में जो 2-4 प्रश्न एक्स्ट्रा हैं उन प्रश्नों में से आपके कुल कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलिए, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों में राजकुमार, पैट्रियट अमंग दी, प्रिंस अमंग दी पैट्रियट्स कहा था? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। बाकी चौथा और पांचवा ऑप्शन आपको मालूम ही है कि क्या होता है। बीपीएससी तैयारी के हिसाब से पैटर्न सेट किए गए हैं। चौथा ऑप्शन आपका 1 से अधिक और पांचवा ऑप्शन आपका नन ऑफ दिस। पहले प्रश्न का उत्तर कमेंट कीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों में राजकुमार, प्रिंस अमंग दी पैट्रियट्स कहकर संबोधित किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है। पहले प्रश्न का अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी जी वो शख्स हैं जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों में राजकुमार कहकर संबोधित किया है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। और यह प्रश्न आप लोगों को नया भी लगा होगा, बहुत सारे अभ्यर्थियों को। तो इससे रिलेटेड आपको मालूम भी है कि टीआरई में सवाल पूछा गया था, वो सवाल भी आगे आएगा। उसी तर्ज पर ये सेशन हमने यहाँ पर अरेंज किया है। तो पहले नंबर प्रश्न की बात करें तो महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों में राजकुमार कहा था। पहले नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए है, महात्मा गांधी। इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसको देशभक्तों में राजकुमार कहा था? तो उस सेंस में आंसर आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा देश नायक कहा गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। निम्नलिखित में से किसको रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा देश नायक कहा गया, यानी देश नायक की संज्ञा रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसको दी थी?
ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश नायक कहकर संबोधित किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। तो दूसरे नंबर प्रश्न का भी उत्तर राइट आंसर ए है, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस को रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश नायक कहकर संबोधित किया था। ये भी प्रश्न आपके लिए नया हो सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने दीन बंधु की उपाधि किसको दी थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, प्रश्न भी आपके सामने है। महात्मा गांधी ने दीन बंधु की उपाधि किसे दी थी। ऑप्शंस हैं। और तीसरे प्रश्न की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी जी ने दीन बंधु की जो उपाधि दी थी, महात्मा गांधी के एक जो है सहयोगी थे जो कि विदेशी मूल के थे और उनका नाम था CF एंड्रयूज। और CF एंड्रयूज के कार्यों से बहुत प्रभावित भी थे। CF एंड्रयूज महात्मा गांधी जी के सपोर्टर थे, सहयोगी थे। और CF एंड्रयूज को महात्मा गांधी ने दीन बंधु की उपाधि दी थी। तो दीन बंधु की उपाधि से किसको जो है दिया था महात्मा गांधी जी ने, तो CF एंड्रयूज यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चित्तरंजन दास जी की अगर हम बात करें तो चित्तरंजन दास जी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। चित्तरंजन दास जी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। और जब यहाँ पर दीन बंधु पूछेगा, थोड़ा सा ही अंतर है, दीन बंधु देश बंधु। तो जब दीन बंधु यानी गरीब, गरीबों का मित्र ऐसे समझ सकते हैं, तो गरीबों का मित्र या दीन बंधु CF एंड्रयूज को महात्मा गांधी जी ने उपाधि दिया था। देश बंधु से जाने जाते हैं चित्तरंजन दास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर तीसरे नंबर प्रश्न का CF एंड्रयूज है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। और यहाँ पर जो भी आप प्रश्न देख रहे हैं ये सभी के सभी प्रश्न हमारे द्वारा खुद बनाए गए हैं और BPSC पैटर्न पे बनाए गए हैं। जिस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कुछ वैसे प्रश्नों को हमने यहाँ पर आपके लिए डिज़ाइन किया है। और हमारा प्रयास रहता है कि आपको अगर YouTube पर देख रहे हैं, कहीं भी से तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एक बार हमारे यहाँ से जब भी कोई क्लास वगैरह देखेंगे, करेंगे, आपको एक बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। और फ़र्क यही रहेगा कि जो क्वेश्चंस हम कराते हैं वो आपको अन्यत्र मिल भी सकता है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जो नहीं भी मिलेंगे। नए नए प्रश्न भी कराते हैं। और हमेशा आज के डेट में जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, 300 साल से तो एग्ज़ाम हो रहे हैं, परीक्षाएं हो रही हैं, GS का रेंज अब बढ़ चुका है, अब नए नए प्रश्न एग्जामिनर बनाता है। तो इसलिए आपको नए नए प्रश्नों के हिसाब से भी अपनी तैयारी मजबूत रखनी है। चौथा सवाल है महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था। ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सरदार पटेल, ऑप्शन सी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। चौथे नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपिता कहकर महात्मा गांधी जी को संबोधित करने वाले थे आदरणीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी से आशीर्वाद लिया था, राष्ट्रपिता कहकर उनको संबोधित किया था। और इसके बारे में पूरी कहानी आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो पूरी एक कहानी है। आज़ाद हिंद जो रेडियो था, उस रेडियो के माध्यम से संबोधित किया गया था महात्मा गांधी जी को। तो महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। राइट आंसर यहाँ पर आपका नन ऑफ दीज है, सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। अच्छा प्रश्न आप सभी के सामने है। और इस प्रश्न का उत्तर आप जब गूगल करेंगे तो कुछ अन्य उत्तर भी आपको मिल सकते हैं। तो आपको कुल मिलाकर ये ध्यान रखना है कि अगर दिए गए विकल्प में कुछ इस तरीके के विकल्प आपके सामने आते हैं तो आपको इन दिए गए विकल्पों में जो सही उत्तर है उसका चुनाव कर लेना है। बाकी जो है कुछ अलग अलग मत भी हैं इस संबंध में कि महात्मा गांधी को सबसे पहले किसने कहा वगैरह वगैरह। चूँकि यहाँ प्रश्न उपाधि देने से है तो यहाँ पर अगर हम बात करें 5वें नंबर प्रश्न का, तो रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पर राइट आंसर है। बाकी अन्य कई स्रोत हैं जो जिसमें दर्शाते हैं कि जो है कुछ अलग व्यक्तियों ने भी महात्मा गांधी को महात्मा कहा है, लेकिन एक फिक्स नहीं है इस चीज़ को लेकर। तो कभी भी प्रश्न अगर इस तरीके से आएगा और रविंद्रनाथ टैगोर अगर आपको विकल्प में रहेगा तो आपका आंसर रविंद्रनाथ टैगोर ही होगा 100%। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी।
ऑप्शंस आपके सामने हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो छठे नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि देने वाले थे महात्मा गांधी जी। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा महात्मा गांधी। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? वो दी थी महात्मा गांधी ने। राइट आंसर इस प्रश्न का नन ऑफ दिस हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आप सभी के सामने है। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के बारे में किसने लिखा है? महात्मा जी की दांडी मार्च की तुलना इल्बा से लौटने पर नेपोलियन के पेरिस मार्च और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी के रोम मार्च से की जा सकती है। तो आप एक बार प्रश्न देख लीजिए, छोटा हम कर दे रहे हैं जिससे आप प्रश्न देख पाएं। तो प्रश्न अब आपके सामने है। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के बारे में किसने ऐसा लिखा था कि जो दांडी यात्रा थी वो नेपोलियन का इल्बा से जो लौटे थे पेरिस मार्च किया था उसके समान थी, या फिर मुसोलिनी की रोम मार्च से तुलना की थी? तो ये करने वाले व्यक्ति जो थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर 7वें नंबर प्रश्न का है सुभाष चंद्र बोस। आपको कभी भी जब पूछा जाएगा तो रोम मार्च नहीं दिया जाएगा, लेकिन चूंकि रोम मार्च का भी मेंशन है तो इसलिए हमने प्रश्न को पूरा कर दिया। जनरली आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो पेरिस मार्च ही दिया जाएगा। एल्बा से लौटने पर नेपोलियन के पेरिस मार्च से किसने तुलना की है गांधी जी के दांडी यात्रा को? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ये तुलना की है। राइट आंसर 7वें नंबर प्रश्न का ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी ने दांडी मार्च को श्री रामचंद्र की लंका के ऐतिहासिक मार्च की तरह कहा है? तो श्री रामचंद्र की लंका के ऐतिहासिक मार्च से तुलना की है दांडी मार्च की। तो 8वें नंबर प्रश्न को देखिए और सोचिए क्या आंसर हो सकता है। तो दांडी मार्च को श्री रामचंद्र यानी राम जी जो लंका गए थे तो जो ऐतिहासिक मार्च किया था उससे तुलना की है दांडी मार्च को, और ये तुलना करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू जी के पिता मोतीलाल नेहरू। राइट आंसर यहाँ पर है सी मोतीलाल नेहरू। ये भी प्रश्न बहुत सारे अभ्यर्थियों को नया लगेगा, तो चूंकि दांडी मार्च बहुत ही फेमस टॉपिक है बीपीएससी का तो इसलिए इस प्रश्न को हमने यहाँ पर आपके लिए रखा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार के रूप में लिया? यानी गांधी इरविन समझौता हुआ था, आपको मालूम होना चाहिए कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो ये सवाल पूछा भी गया है बीपीएससी टीआरई 5 मार्च 1931 वह दिन है जब गांधी इरविन समझौता होता है। और महात्मा गांधी जी ने जो भी बातें यानी मानी गई थी इरविन की तरफ से, जो कि इरविन उस समय कौन थे? तो इरविन उस समय जो है भारत के वायसराय थे, उसको सांत्वना पुरस्कार कहा है। और ये कहने वाले जो व्यक्ति हैं विदेशी हैं एलन कैंपबल जॉनसन। यूपी पीसीएस में ये सवाल पूछा गया है और चूंकि सवाल पूछे गए हैं तो ऐसे सवाल टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी इरविन समझौता बहुत बार आपसे पूछा गया है तो इसीलिए इस प्रश्न को हमने यहाँ पर रखा है। थोड़ा टफ प्रश्न है लेकिन कोई बात नहीं, नया भी है आपके लिए। एलन कैंपबल जॉनसन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने महात्मा गांधी जी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहकर संबोधित किया है, जो गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। निम्नलिखित में से किसने इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा था? और यहाँ पर अगर हम बात करें तो राइट आंसर है 10वें नंबर प्रश्न का सरोजनी नायडू। तो बी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। सरोजनी नायडू ने इरविन और गांधी जी को दो महात्मा कहकर संबोधित किया है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप लोगों से हम बात कर लेते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो नए जुड़े होंगे या बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे लेकिन आज के प्रश्न टफ भी लग रहे होंगे। तो इसमें हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी प्रश्न हम आपको यहाँ पर करा रहे हैं आपको लाइव ही देखना है। आपका कोशिश होना चाहिए कि आपको लाइव प्रीमियर देखना है। लाइव प्रीमियर से क्या होगा कि आप कंपटीशन आपको फील होगा, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका जीएस बहुत अच्छा है, हमसे 5-6 महीने 8-9 महीने से जुड़े हैं और उनका जो जीएस है बहुत अच्छा है। तो आप यहाँ पर जब देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि लगातार लाइव चल रहा है और अभ्यर्थी सही उत्तर भी दे रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है, जब आप लाइव प्रीमियर में जुड़ेंगे तो आपको एक कंपटीशन का फील होगा
और वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे आप मोटिवेट होंगे, पढ़ाई करेंगे। दूसरा चीज़ है कि मॉडर्न हिस्ट्री का हमने क्लास ले रखा है, और मॉडर्न हिस्ट्री की जो हमने आपकी क्लास यूट्यूब पर ले रखी है उसका प्लेलिस्ट भी हमने बना रखा है। स्टार्टिंग के 5 प्लेलिस्ट जो हमने बना रखे हैं उसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ाया गया है, इसके अलावा बिहार की स्पेशल हिस्ट्री भी पढ़ाई गई है। एक बार आप उन क्लासेस को ज़रूर देख लीजिएगा। बीपीएससी के तैयारी के लिए ही पढ़ाया गया है पूरा का पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इरविन और गांधी को 2 महात्मा कहकर संबोधित किया था सरोजनी नायडू ने, और ये गांधी इरविन समझौते के संबंध में कहा गया था। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? 11 नंबर सवाल आपके सामने है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो आप सभी को मालूम है कि वल्लभ भाई पटेल एक प्रसिद्ध सत्याग्रह से जुड़े हुए हैं जिसका नाम है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था उस वर्ष आपको याद होना चाहिए, 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था गुजरात में। और गुजरात में जो बारदोली की महिलाएं थीं वो जो है उन्होंने सरदार पटेल को या वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। और सरदार मतलब एक्चुअल में होता क्या है, तो सरदार किसको बोला जाता है? तो सरदार एक लीडर को बोला जाता है, जो नेता होता है, जो नेतृत्व करता है। तो वल्लभ भाई पटेल ने महिलाओं का नेतृत्व किया था या सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, बारदोली सत्याग्रह का। और उस संदर्भ में बारदोली की जो महिलाएं हैं उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। और यहाँ पर आपको महात्मा गांधी से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब आपका विकल्प में बारदोली की महिला होगा तब आपका राइट आंसर यहाँ पर बारदोली की महिलाएं हो जाएगा। तो 11 नंबर का राइट आंसर आपका सी है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको किसी प्रश्न पे किसी भी प्रकार का डाउट रहे तो लाइव सेशन एंड होने के बाद आप कमेंट कर दीजिएगा प्रश्न संख्या, सही प्रश्न संख्या कमेंट कर दीजिएगा कि सर इस प्रश्न में डाउट है, हमें ऐसा उत्तर लग रहा है, तो हम उसको जो है आगे या तो कमेंट में जवाब दे देंगे या फिर अगले लाइव क्लास में हम आपको ये क्लियर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी किसने थी? तो राइट आंसर आपका बारदोली की महिलाओं ने की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, महात्मा गांधी ने किसको अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था? ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। प्रश्न नंबर 12 है, महात्मा गांधी ने किसको अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था? ऑप्शन है आचार्य विनोबा भावे, फिर है जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद या नन ऑफ दिस। तो महात्मा गांधी की बात करें तो अपना इन्होंने जो आध्यात्मिक उत्तराधिकारी है यानी कि स्पिरिचुअल उत्तराधिकारी यहाँ पर बात की जा रही है, और ये घोषित किया था आचार्य विनोबा भावे को। आचार्य विनोबा भावे गांधीवादी विचारधारा के नेता थे और इनको आप जो है भूदान आंदोलन के लिए जानते हैं। इसके अलावा जो है आचार्य विनोबा भावे को आप जानते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने वाले सबसे पहले सत्याग्रही भी थे आचार्य विनोबा भावे। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जी ने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किसे माना है या किसे घोषित किया है? तो ये राइट आंसर आपका आचार्य विनोबा भावे हो जाएगा। और आध्यात्मिक वर्ड से आपको यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू से नहीं संदर्भित करना है, याद रखिएगा। जो है जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर आध्यात्मिक शब्द से आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आध्यात्मिक उत्तराधिकारी जब भी पूछेगा राइट आंसर आपका आचार्य विनोबा भावे हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? और यह सवाल टीआरई में पूछा गया था, पीआरटी में। और वैसे भी हमने ये सवाल आपको टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को हमने ये पढ़ा रखा था, जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी पढ़ा रखा था, करा रखा था, और साथ में अलग से भी हमने आपको बता रखा था। खैर महात्मा गांधी जी की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक का जो नाम है वो आपको मालूम होना चाहिए, गोखले मेरे राजनीतिक गुरु। इस नाम से एक पुस्तक लिखी गई है महात्मा गांधी जी के द्वारा, गोखले मेरे राजनीतिक गुरु। और गोखले मेरे राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी जी के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। और इसी पुस्तक से आप समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है या किसको माना था महात्मा गांधी जी ने। यह पुस्तक भी है महात्मा गांधी जी की, तो गोपाल कृष्ण गोखले राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। 13 नंबर में राइट आंसर आपका गोपाल कृष्ण गोखले है। अगला प्रश्न आपका है, किसको तिलक ने अपना राजनीतिक गुरु के रूप में स्वीकार किया था या माना था? राइट आंसर आपके राइट ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो बाल गंगाधर तिलक
की बात यहाँ पर की जा रही है। बाल गंगाधर तिलक ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में किसको माना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो 14 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो राइट आंसर यहाँ पर आपका है स्वामी विवेकानंद। यहाँ पे एक डाउट भी होगा बहुत सारे अभ्यर्थियों को, आज वो क्लियर कर लीजिए हमेशा के लिए कि जब भी आपका पूछेगा बाल गंगाधर तिलक का राजनीतिक गुरु कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक का जब आपसे पूछेगा तो राइट आंसर आपका स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। अब आपसे हम एक और अगला एक्स्ट्रा सवाल पूछते हैं। 14 सवाल तक हो गया, अभी एक्स्ट्रा सवाल में याद रखिएगा, उस हिसाब से आप जोड़िएगा कि कितने आपके कुल सही हुए। सवाल है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। क्लियर है? गोपाल कृष्ण गोखले के जो है राजनीतिक गुरु या सामान्यतः गुरु बोल दीजिए, तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे या राजनीतिक गुरु कौन थे, ये आप कमेंट कर दीजिए क्या राइट आंसर होगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे महादेव गोविंद रनाडे। याद रखिएगा, MG रनाडे शॉर्ट में बोला जाता है, महादेव गोविंद रनाडे, MG रनाडे। और याद करने का एक तरीका आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए भगवान जी का नाम है दोनों में। उसके बाद है कि जो है गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन है? महादेव गोविंद रनाडे। तो भगवान, इसमें दो भगवान जी का नाम आ गया, तो इनके गुरु हो गए। उस तरीके से आप एक रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो महादेव गोविंद रनाडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे, आपको याद रखना है। यानी महादेव गोविंद रनाडे के शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले, ये कहने का मतलब है। और बाल गंगाधर तिलक का जब आपसे पूछा जाएगा तो बाल गंगाधर तिलक ने राजनीतिक गुरु स्वीकार किया था, माना था। किसको माना था? स्वामी विवेकानंद को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। महात्मा गांधी जी को किसके द्वारा अर्धनंगा फकीर कहकर संबोधित किया गया था? तो महात्मा गांधी को किसके द्वारा अर्धनग्न फकीर कहा गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, माउंट बैटन है, विंस्टन चर्चिल है या लॉर्ड इरविन है। और महात्मा गांधी जी का जो भी पहनावा था उसको लेकर कटाक्ष किया गया था, और ये कटाक्ष जो किया था या संबोधन किया था वो थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल आगे चलकर जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बने थे, लेकिन 1930 के आसपास इन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था। महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, और क्यों कहा था तो उसका भी कारण समझ लीजिए। महात्मा गांधी जी ने जब लॉर्ड इरविन के साथ में समझौता किया 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को जब गांधी इरविन समझौता होता है तो ब्रिटेन में बहुत सारे लोगों को मिर्ची भी लगती है। और मिर्ची क्यों लगती है, उसमें विंस्टन चर्चिल भी शामिल थे। बहुत बुरा लगता है कि जो है एक जो है कह लीजिए फ़कीर टाइप का आदमी है, यानी महात्मा गांधी जी को संबंध में, और वो आके जो है वायसराय की टेबल पर सामने सामने बैठ रहा है और फेस टू फेस टेबल टॉक कर रहा है और अपनी बातों को मनवा रहा। तो इस चीज़ को लेकर बड़ी चिढ़ थी, और इसी सेंस में जो है विंस्टन चर्चिल ने जो है एक मजाक उड़ाया, और इन्होंने जो है महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फ़कीर कहकर संबोधित किया था। तो आपको कारण हमने समझा दिया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसे तेगवा बहादुर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। बिहार स्पेशल से रिलेटेड यह प्रश्न है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये प्रश्न नया भी लग सकता है, और यह प्रश्न हमने आपको कम्युनिटी सेक्शन में भी पूछा था एक बार बहुत पहले, फिर से रिवीजन कर लीजिए। तो निम्नलिखित में से किसे तेगवा बहादुर के नाम से जाना जाता है? तो तेगवा बहादुर की अगर हम बात करें तो तेगवा बहादुर के नाम से जो जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं वीर कुंवर सिंह। बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये प्रश्न नया लगेगा। तो वीर कुंवर सिंह वो शख्सियत हैं जो कि 1857 की क्रांति के बिहार के जो है नायक रहे हैं। और कुंवर सिंह जी की बात करें तो वीर भी इनके आगे लगता है, और साथ में वीर कुंवर सिंह जी को तेगवा बहादुर के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो 16 नंबर में तेगवा बहादुर किसे कहा जाता है? वीर कुंवर सिंह। याद रखिएगा, बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये प्रश्न नया भी लग सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न बहुत सारे अभ्यर्थियों को नया लग सकता है। ये भी प्रश्न हमने हालांकि कम्युनिटी सेक्शन में पूछा है। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बिहार का सरदार पटेल उपनाम से भी जाना जाता है? तो बिहार का सरदार पटेल उपनाम से किसको जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो बिहार का सरदार पटेल की अगर हम बात करें तो सरदार पटेल और बिहार उपनाम जो दिया गया है वो किसे दिया गया है? तो
ये दिया गया है अनुग्रह नारायण सिन्हा को। याद रखिएगा, अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार का सरदार पटेल उपनाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न नया हो सकता है अभ्यर्थियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजातीय नायक को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से किस जनजातीय नायक को, यानी जनजातियों में बहुत सारे विद्रोह हुए हैं और उन विद्रोहों में बहुत सारे नायक भी रहे हैं, और उन नायकों में से किसको धरती आबा के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को मालूम है कि धरती आबा के नाम से कौन जाना जाता है। नन ऑफ देम यहाँ पर आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दिस यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता है। तो बिरसा मुंडा जो कि उलगुलान विद्रोह के नायक हैं, वो आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। तो नन ऑफ दिस इस प्रश्न का राइट आंसर है। धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा उलगुलान विद्रोह या मुंडा विद्रोह के नायक हैं, जो कि यह विद्रोह कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? 1899 में। कब जाके समाप्त हुआ है? 1900 में। तो 1899 वर्ष आपको दिया जा सकता है सवाल में, कब हुआ था? तो 1899 में हुआ था। कब जाके समाप्त हुआ? तो 1900 में। तो याद रखिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा 18 का, नन ऑफ दिस। अगला प्रश्न है, आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, बीपीएससी सिविल सर्विसेज में पूछा गया सवाल है। तो आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जो जाना जाता है वो जाना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा जी को। और सच्चिदानंद सिन्हा जी की बात करें तो बिहार को बंगाल से अलग करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, और बिहार को अंततः आपको मालूम है 1912 में बंगाल प्रांत से अलग कर दिया गया था। और 22 मार्च 1912 को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 22 मार्च 1912 को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं, और बिहार दिवस मनाते हैं। और इस कड़ी तक पहुंचने में जो योगदान रहा है, बहुत सारे नेताओं का योगदान रहा है, और उन नेताओं को जो लीड कर रहे थे या बिहार को बंगाल से अलग करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था, उस आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे या उसके जो लीडर थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। इसीलिए आधुनिक बिहार का निर्माता के रूप में इनको जाना जाता है। 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए, सच्चिदानंद सिन्हा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे श्री बाबू एवं बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है? बहुत सारे अभ्यर्थी श्री बाबू नहीं जानते होंगे, लेकिन ज़्यादातर तो बिहार केसरी जानते होंगे। अगर आप टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये सब प्रश्न तो रटे होने चाहिए। तो निम्नलिखित में से किसे श्री बाबू या बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है? तो श्री बाबू भी याद रखिएगा, बिहार केसरी आप सामान्यतः जानते होंगे कौन है। तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री हैं, और कौन है बिहार के पहले मुख्यमंत्री? तो वो हैं श्री कृष्ण सिन्हा जी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 में सी। श्री कृष्ण सिन्हा जी को श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता है, श्री बाबू, और साथ में बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे? कमेंट कीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा 21 नंबर प्रश्न का। तो निम्नलिखित में से कौन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे? पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा चित्तरंजन दास। याद रखिएगा, चित्तरंजन दास कौन? तो देश बंधु चित्तरंजन दास या सीआर दास, जिनको शॉर्ट में सीआर दास भी बोला जाता है। तो देश बंधु चित्तरंजन दास या सीआर दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। चित्तरंजन दास जी ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, और स्वराज पार्टी की बात करें तो स्वराज पार्टी किसके साथ मिलकर की थी? तो मोतीलाल नेहरू के साथ में मिलकर की थी 1 जनवरी 1923 को। ये सब आपको मालूम होना चाहिए। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास जी ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, और चित्तरंजन दास जी जो है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना कि चित्तरंजन दास जी ने एक समाचार पत्र भी निकाला था जिसका नाम था फॉरवर्ड। तो अगर आपसे कभी पूछ ले सवाल कि फॉरवर्ड नामक समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया, तो आप फॉरवर्ड ब्लॉक से, जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है सुभाष चंद्र बोस जी ने। लेकिन जो ये नाम लिया है वो इसी समाचार पत्र से लिया गया था। तो फॉरवर्ड समाचार पत्र जब आपसे पूछेगा तो चित्तरंजन दास, फॉरवर्ड ब्लॉक पूछेगा तो आपको मालूम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास या सीआर दास। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गया अधिवेशन के कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। वहाँ पर
जो है कुछ विवाद हुआ, उसके बाद इन्होंने एक अलग पार्टी स्वराज पार्टी बना ली थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस बिहारी महापुरुष को, बहुत अच्छा प्रश्न आपके का सामने है, उनकी 128वीं जयंती के अवसर पर बिहार सरकार द्वारा देश रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। दूसरे संदर्भ में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि देश रत्न के नाम से कौन जाना जाता है, और ये बिहारी महापुरुष थे। 128वीं जब जयंती इनकी होती है तो बिहार सरकार द्वारा इनको किस उपाधि से सम्मानित किया गया, देश रत्न की उपाधि से सम्मानित किया था। और ये कौन थे, तो हमारे देश भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अब आपको पता चल गया होगा, सिवान जिले से संबंधित। तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, देश रत्न की उपाधि से किसको सम्मानित किया गया था बिहार सरकार द्वारा, राजेंद्र प्रसाद जी को, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति रहे थे, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष भी रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किसे बाबूजी के नाम से जाना जाता है। तो बाबूजी के नाम से किसे संबोधित किया जाता था, बाबूजी के नाम से ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो बाबूजी जो नाम है, ये जो उपनाम था वो था जगजीवन राम जी का। जगजीवन राम जी की अगर हम बात करें तो ये जो है लेबर मिनिस्टर थे, श्रम मंत्री थे। कई बार सवाल पूछा गया है, जो अंतरिम सरकार बनी थी, अंतरिम सरकार आपको मालूम होना चाहिए कब बनी थी, तो 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946 को बने अंतरिम सरकार में श्रम मंत्रालय किसको मिला था, जगजीवन राम जी को। और जगजीवन राम जी की पुत्री हैं जिनका नाम है मीरा कुमार। याद रखिएगा, कांग्रेस से थी, मतलब कांग्रेस से संबंधित है ये। और जगजीवन राम जी की जो पुत्री है मीरा कुमार, ये लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं। तो लोकसभा की पहली स्पीकर या पहली महिला अध्यक्ष कौन रही हैं, मीरा कुमार रही हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या उपाधि दी थी, कविराज कहा था, गुरुदेव कहा था, या संत कहा था, क्या कहा था। तो 24 नंबर प्रश्न का उत्तर कमेंट कीजिए। महात्मा गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या उपाधि दी थी, तो वो उपाधि दी थी गुरुदेव की। तो याद रखिएगा, कवि भी थे रविन्द्रनाथ टैगोर, लेकिन इनको गुरुदेव की उपाधि से संबोधित किया था महात्मा गांधी जी ने। चूँकि महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर का बहुत सम्मान करते थे, इसलिए यहाँ पर गुरुदेव की जो उपाधि थी वो उनको दी थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी जी ने ग्रेट सेंटिनल कहकर संबोधित किया है। ग्रेट सेंटिनल का मतलब क्या होता है, तो ग्रेट सेंटिनल का मतलब होता है महान प्रहरी। ग्रेट का मतलब जानते हैं महान, और सेंटिनल का मतलब होता है प्रहरी। क्योंकि ये प्रश्न कभी भी पूछा जाएगा तो आपको हिंदी हो सकता है इसी का हिंदी मतलब इस तरीके से लिख दिया जाए, ग्रेट सेंटिनल, कुछ इस तरीके से भी लिख दिया जाए, तो आप याद रखिएगा दोनों तरीके से। तो महात्मा गांधी जी ने ग्रेट सेंटिनल, महान प्रहरी कहकर किसे संबोधित किया था, तो ये थे इनके गुरुदेव, और महात्मा गांधी जी के गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर राइट आंसर है 25 नंबर प्रश्न का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे माना जाता है। 26 नंबर प्रश्न का उत्तर कमेंट कीजिए। तो भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे माना जाता है, तो राइट आंसर है 26 नंबर प्रश्न का मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। शॉर्ट में इनको मैडम कामा के नाम से भी जाना जाता है। और इनको जो है भारतीय क्रांति की जननी कहने का जो है बहुत विशेष प्रयोजन भी है। विदेश में सबसे पहली बार भारतीय झंडा यानी कि तिरंगा उसको फहराने का जो रिकॉर्ड है ये इन्हीं के नाम है, यानी ये पहली जो है सदस्य हैं जिन्होंने बाहर जाकर क्रांतिकारी की भूमिका में जो है भारत का जो तिरंगा है जर्मनी के स्टटगार्ट में फहराया था। किस वर्ष फहराया था वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको मालूम ही होगा अगर आप हमसे जुड़े हैं। तो मैडम कामा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से जानी जाती हैं। अब हम बात करते हैं अरुणा आसफ अली को किस नाम से जाना जाता है। तो अरुणा आसफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया के नाम से। तो ग्रैंड ओल्ड लेडी याद रखिएगा। ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी की।
और ग्रांड ओल्ड लेडी यानी महिला जब पूछेगा, वयोवृद्ध महिला जब आपसे पूछेगा तो अरुणा आसफ अली हो जाएंगी। तो याद रखिएगा, ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से अरुणा आसफ अली, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी। चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर है ए, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था? चलिए बताइए, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता था? साइमन कमीशन का विरोध करते करते जिन्होंने लाठी खाई और लाठी खाने के परिणाम स्वरूप घातक उनको चोटें लगी, वृद्ध भी थे और फिर अंततः उनका देहांत हो गया था। और कौन थे वो? तो पंजाब केसरी थे लाला लाजपत राय जी। याद रखिएगा, लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था और ये पंजाब से संबंधित थे, पंजाब प्रांत से संबंधित थे, इस वजह से इनका नाम पंजाब केसरी पड़ा था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बाल गंगाधर तिलक को किस उपनाम से प्रसिद्धि मिली थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। बाल गंगाधर तिलक को किस उपनाम से प्रसिद्धि मिली है? तो आपको मालूम है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से ये जाने गए या लोकमान्य तिलक के नाम से ये जाने गए। तो बाल गंगाधर तिलक का जो नाम था वो लोकमान्य इनके आगे पड़ा था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से बिहारी महापुरुष को जननायक कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न आप सभी के सामने है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से बिहारी महापुरुष को जननायक कहा जाता है? तो जननायक की जब भी बात आएगी तो जननायक जो है जिनको कहा गया वो थे कर्पूरी ठाकुर। तो याद रखिएगा, कर्पूरी ठाकुर जिनको भारत रत्न भी मिला है पिछले साल, तो कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से जाना जाता था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को किस उपनाम से प्रसिद्धि मिली? अब यहाँ पर कई अभ्यर्थियों के पिछले प्रश्न में डाउट रहे होंगे, वो अब खत्म हो चुका होगा। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण को किस उपनाम से प्रसिद्धि मिली है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता था। तो याद रखिए, लोकनायक जननायक शब्द का फेर है, मतलब एक ही है लगभग, और लेकिन चूँकि उपनाम है और वो अलग अलग है, तो लोकनायक जब आपसे पूछे तो जयप्रकाश नारायण। और सिंपल में आप जो है याद कर लीजिए कि लोकनायक यानी इस लोक के नायक तो जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे, और उनके बाद आए कर्पूरी ठाकुर, तो कर्पूरी ठाकुर जननायक। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो कर्पूरी ठाकुर जननायक और जो है जयप्रकाश नारायण जो है लोकनायक के नाम से जाने गए। बिहार रत्न जैसा जो है उपनाम किसी को मिला नहीं, देश रत्न का मिला, और वो किसको मिला? तो वो मिला राजेंद्र बाबू को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब ये हो चुका है आपका आज का सेशन पूरा हो चुका है। देख लीजिएगा एक्स्ट्रा कितने प्रश्न बने या पूछे गए आपसे, और एक प्रश्न हम आपके लिए छोड़े हुए जा रहे हैं। प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, भगत सिंह किसे अपना गुरु और मार्गदर्शक मानते थे? भगत सिंह को जब गिरफ्तार किया जाता है तो भगत सिंह के जेब से एक फ़ोटो निकलती है और वो फ़ोटो उनके गुरु की थी जिनको ये अपना गुरु मानते थे। तो भगत सिंह किसे अपना गुरु मानते थे? एक हिंट हम आपको दे देते हैं कि जिनको ये अपना गुरु मानते थे वो गदर आंदोलन से संबंधित थे। गदर आंदोलन से वो व्यक्ति संबंधित थे। आपको अगर इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट कर दीजिएगा। तो महात्मा गांधी जो है, भगत सिंह किसे अपना गुरु मानते थे या मार्गदर्शक मानते थे? अपनी माँ से बोलते थे कि माँ ये मेरे गुरु हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे मित्र हैं। तो इस प्रश्न का भी उत्तर कमेंट कर दीजिएगा। बाकी टोटल देख लीजिएगा, 30 सवाल आज हमने 30 प्रश्नों का मॉक था, कुछ एक्स्ट्रा भी प्रश्न 2-4 बन गए। देख लीजिएगा ओवरऑल कितने प्रश्न हुए और उन प्रश्नों में से आपके कितने सही बने। आपको आज के सेशन से उम्मीद है बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और इन प्रश्नों को जब आप देखेंगे, अच्छे से तैयार करके जाएंगे, इन प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न आपको परीक्षा में प्रकट होता हुआ मिल जाएगा। जब भी आपकी TRE 4 की परीक्षा होगी, GS का जो सेक्शन है, जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं, एक भी प्रश्न आपका छूटने नहीं देंगे। ये पूरा प्रयास रहेगा हमारी तरफ से। आप सभी अभ्यर्थियों का जुड़ने के लिए लाइव सेशन में बहुत बहुत धन्यवाद। जो अभ्यर्थी आज लाइव प्रीमियर में नहीं जुड़ पाए हैं, आप लोग कल कोशिश कीजिएगा, पॉलिटी का क्लास रहेगा। कल पॉलिटी का जो है 30 प्रश्नों का आपका मॉक टेस्ट रहेगा, और वो मॉक टेस्ट नंबर ओवरऑल 2 रहेगा। कोशिश कीजिएगा कि आप सभी लोग उस सेशन में ज़रूर जुड़े जो नहीं जुड़ पाए, और 9:30 पर रात्रि में हम आपसे मिलेंगे।
आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।